तो अब कब हम किसी द्रव के प्रवाह को धारा रेखी बताएंगे, कब किसी द्रव के प्रवाह को प्रक्षुब्ध बताएंगे यानी कि टर्बुलेंट बताएंगे, तो इसके लिए उसके वेग को एक डिसाइड किया गया है। एक तरीके से कह सकते हैं हम लोग, ध्यान दो आप लोग समझ नहीं रहे हो, ठीक है। तो वेग को इस प्रकार से डिसाइड किया गया है कि वेग की एक कह सकते हैं कि एक सर्टेन एक फिक्स्ड वैल्यू बताई गई है कि अगर किसी भी द्रव के प्रवाह का जो मान है, ठीक है, एक निश्चित मान से कम रहता है तो द्रव में जो धारा रेखी प्रवाह है वो बना रहेगा। मतलब कि धारा रेखी प्रवाह में क्या होता है कि द्रव के जितने भी कण हैं सभी एक बिंदु को फॉलो करेंगे, एक निश्चित बिंदु का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर जो द्रव के प्रवाह का मान यानी कि प्रवाह का जो वेग है वो एक निश्चित वेग से अधिक हो जाता है तो द्रव का प्रवाह धारा रेखी ना होकर क्या हो जाएगा, प्रक्षुब्ध हो जाएगा, ठीक है। तो इस निश्चित वेग को नाम दिया जाता है क्रांतिक वेग। तो नेक्स्ट हेडिंग आप लोग कर दीजिएगा, क्रांतिक वेग। क्रांतिक वेग, क्रिटिकल वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी, ध्यान दीजिएगा क्रिटिकल शब्द का यूज हम लोग क्रांतिक के लिए करते हैं ना, ठीक है। जैसे कि किसी पेशेंट की अगर हालत बहुत नाजुक हो गई तो क्या कहते हैं डॉक्टर, क्रिटिकल सिचुएशन है, ठीक है। क्रिटिकल सिचुएशन मतलब कि इस सिचुएशन तक अगर रह गया तो ज़िंदा हो जाएगा, अगर इस सिचुएशन को पार कर गया तो मर जाएगा ना, इस तरीके से। तो क्रिटिकल वर्ड यूज़ किया जाता है सीमांत क्या कहते हैं, क्रांतिक वेग के लिए। तो क्या होता है, इसको लिख लीजिएगा, एक लाइन की सिंपल सी डिफिनेशन है। तो किसी द्रव के प्रवाह का वह न्यूनतम वेग जहाँ तक पूरा ना रहता है, ठीक है, न्यूनतम वेग जहाँ तक द्रव का प्रवाह धारा रेखी रहता है क्रांतिक वेग कहलाता है, वेग कहलाता है, ठीक है, कहलाता है। तो इससे आगे द्रव का प्रवाह, इससे आगे वेग का मान बढ़ने पर ना, वेग का मान या प्रवाह वेग का मान बढ़ने पर द्रव का प्रवाह क्या हो जाता है, प्रक्षुब्ध हो जाता है, ठीक है। नोट डाउन लिख दीजिएगा, क्रांतिक वेग को या इसी में लिख दीजिए, क्रांतिक वेग को VC फॉर क्रिटिकल से प्रदर्शित करते हैं। ये हो गया, नो डाउट, क्रांतिक वेग। तो यह एक निश्चित मान है जहाँ तक द्रव का प्रवाह धारा रेखी बना रहेगा। अगर वेग क्रांतिक वेग से ज़्यादा हो गया तो द्रव का प्रवाह धारा रेखी नहीं रह पाएगा। हाँ, तुम कल आए नहीं थे सैटरडे को, ठीक है। जब द्रव का प्रवाह धारा रेखी ना रहे, मतलब कि द्रव जब प्रवाहित हो रहा है तो उसमें द्रव के जितने भी कण हैं एक निश्चित बिंदु का
अनुसरण नहीं करते ना, बल्कि वो जिग जैग डायरेक्शन में कैसे भी घूमने लगते हैं, तो इस प्रकार के प्रवाह को प्रक्षुब्ध बोला जाता है। जैसे पानी में आप लोग देखो तो कहीं कहीं चकोर उठता रहता है, तो क्या है, प्रक्षुब्ध प्रवाह। ठीक है, जब पानी एक सीधी रेखा में जा रहा है तो धारा रेखी, और एक सीधी रेखा में ना जाकर अगर चौकोर चौकोर घूमने लगे या किसी भी तरीके से घूमने लगे तो प्रक्षुब्ध प्रवाह। जैसे धुएं का उड़ना प्रक्षुब्ध प्रवाह है, और समुद्र में लहरों का उठना प्रक्षुब्ध प्रवाह, लहरें कैसे कैसे घूम घूम कर ना, तो इस तरीके से ये सब प्रक्षुब्ध प्रवाह है। ठीक है, ठीक है, हो गया एडिंग शांता। तो ये क्या होता है, तो अब हम लोग जानते हैं, कल ये वाला फिगर आप लोग बनाए थे, द्रव की विभिन्न परतें जो बनाई गई, नहीं बनाए थे फिगर नहीं बनाए थे, फिगर बनाने के लिए नहीं गए थे हम लोग। चलो देखो, तो जब कोई द्रव होता है ना, तो द्रव में विभिन्न कई सारी लेयर्स होती हैं, परतें होती हैं। रुके रहो, अभी समझते जाओ। ठीक है, तो ये क्या है, ये द्रव की विभिन्न परतें हैं इस प्रकार से। कंसीडर कर लीजिए आप, ये द्रव की विभिन्न परतें हैं। ठीक है, जो नीचे वाली परत है, इसको समझिएगा, जो नीचे वाली परत है ये क्या है, स्थिर परत या स्थिर तल। ठीक है, तल, और जो तल है सबसे नीचे वाली परत ना, जैसे कि नदी में हम जा रहे हैं तो नदी की सबसे निचली परत जो रहेगी वो तल कहलाएगी, और इसका जो वेग होता है ये लगभग शून्य वेग इसका होता है। शून्य वेग का मतलब कि जो परत, पानी की जो परत ज़मीन के कांटेक्ट में है वो एकदम स्थिर रहती है या लगभग स्थिर रहती है। ठीक है, और जैसे जैसे हम पानी के ऊपर आना स्टार्ट करते हैं, यानी कि समुद्र के तल से या जो भी है नदी के तल से ऊपर आना स्टार्ट करते हैं, तो पानी का वेग लगातार बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे इस वाली परत पे पहुँचे तो यहाँ तक हम लोग कंसिडर करते हैं कि वेग जो है इतना है, फिर इसके ऊपर वाले पे जैसे आए तो वेग फिर से बढ़ेगा, इतना है, कंसिडर कर लेते हैं। तो जैसे जैसे फिर आप आगे जाते जाओगे तो पानी का वेग जो है या पानी के प्रवाह का वेग लगातार बढ़ता जाएगा। शांत रहता है, किसी किसी सिचुएशन में शांत भी रहता है, जब हवा ना चल रही हो ना। नहीं, एकदम से आप नहीं कह सकते कि कुछ नहीं होता है, कभी कभार होता है। ठीक है, कभी कभार होता है तो वो अजीब सा एक संकेत होता है, नदी को शांत देखकर भी संकेत लगाया जाता है कि कुछ तूफान आने वाला है। इस तरीके से कहते हैं ना कि समुद्र के शांत होने का मतलब कि बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से उसमें भी तो मौसम की दशाएं क्या है वो डिपेंड करती हैं। ठीक, तो ये क्या है, जो एरो है यहाँ तक ना, तो यहाँ से यहाँ तक जो एरो तक है ये क्या कर रहा है, बाढ़ की लंबाई जो है ये वेग के परिमाण को बता रहा है कि वेग लगातार बढ़ रहा है। ठीक है, जब हम नीचे से ऊपर यहाँ तक पहुँचे तो वेग क्या हुआ, लगातार बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो अब ऐसा क्यों हो रहा है, तो होता है क्या कि एक्चुअल में ना ये चीज़ें हर जगह देखी जाती हैं। जैसे कि दो सॉलिड बॉक्स हो, हमारे पास डिब्बा हो ना किसी भी चीज़ के, या दो ईंट हो आपस में, उनको अगर हम क्या करते हैं, खिसकाते हैं, रगड़ते हैं, तो क्या करते हैं, उनके बीच घर्षण बल कार्य करता है। कहाँ पे कार्य करता है, उनके संपर्क तल पर। ठीक है, तो संपर्क तल पर घर्षण बल कार्य करता है, जो क्या करता है कि उनके बीच होने वाली सापेक्षिक गति का विरोध करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एक ब्लॉक इस तरीके से रख देते हैं और इसके बाद दूसरा ब्लॉक जब हम इसके ऊपर क्या करेंगे, चलाएंगे, सपोज़ करो कि हम इस डायरेक्शन में चला रहे हैं, ले जाने का प्रयत्न कर रहे हैं इस ब्लॉक को, तो इधर क्यों ले जाएंगे, तो तुरंत ही इस पर क्या करेगा, एक फोर्स एक्ट करेगा ना, जो इन दोनों के बीच में होने वाली जो सापेक्षिक गति है उसका विरोध करेगा। तो ये सेम चीज़ पानी में भी देखी गई, पानी में भी नोटिस की गई है कि जब द्रव की विभिन्न परतों के बीच में सापेक्षिक गति होती है, ठीक है, तो इन दोनों परतों के जो पारस्परिक संपर्क तल पर एक स्पर्श रेखीय बल कार्य करता है। ठीक है, जो कि इनके बीच होने वाली पारस्परिक गति का विरोध करता है। ठीक है, तो इस बल को ही हम लोग क्या कहते हैं, श्यान बल। ठीक है, तो इस बल को कहा जाता है श्यानता, और द्रव का वह गुण जिसके कारण वह अपने विभिन्न परतों के बीच होने वाले सापेक्षिक गति का विरोध कर रहा है, इस गुण को हम लोग बोलते हैं श्यानता। ठीक है ना, मैंने एग्जांपल देकर बताया था कि जब आप बड़े हो जाते हो तो आप में श्यानता आ जाती है ना, आपके घर वाले कहते हैं लड़का हमारा सयान हो गया है। ठीक है ना, अच्छा, सयान होने का वही मतलब है, क्यों, सयान होने का वही मतलब है, अभी सयान नहीं हुए हो
सयान होने का मतलब जब आपके अंदर समझ आ जाए ना चीज़ों को समझने की, और गलत का विरोध करने का एक तर्क उत्पन्न हो जाए। लेकिन आप लोग विरोध सही का भी करना स्टार्ट कर देते हो, ठीक है, तब घर वाले समझते हैं कि लड़का ज़्यादा सयान हो गया है ना, तब शादी की नौबत आती है, ठीक है। पहले समझ लिए। हमारे सर थे, क्या नाम था उनका, नंदलाल पांडे शायद थे, नंदलाल पांडे। वो बताते थे यंग होने की डेफिनेशन। ईश्वर जिनवाल जानते हो? अच्छा, नंदलाल पांडे को आप लोग नहीं जानते, ठीक है। तो क्या बताते थे यंग होने की डेफिनेशन? कहते थे गिरा दे नालियों में जो उसी को भंग कहते हैं। मतलब भांग ऐसा होना चाहिए कि पीने के बाद नाली और रास्ते में फ़र्क ना हो, ठीक है। नाली में ही गिर जाओ तो गिरा दे नालियों में जो उसी को भंग कहते हैं, ठीक है। और जहाँ पे छुरियाँ बरसे उसी को दंग कहते हैं। जब तक छुरी चाकू ना चले तब तक कैसी लड़ाई, ठीक है। और पकड़ ले बाप का कॉलर उसी को यंग कहते हैं, ठीक है। तो यंग की डेफिनेशन बताते तो यंग की डेफिनेशन बताते थे कि आप लोग यंग हो गए हो तो क्या हो, ठीक है। तो इस तरीके का जो यंग हो जाता है उसकी शादी की जाती है, ठीक है, ध्यान देना। तो शांत विस्कोसिटी तो देखिएगा, तो जब द्रव की, लिखते जाइए आप लोग, द्रव की विभिन्न परतों के बीच, विभिन्न परतों के बीच सापेक्षिक गति होती है, सापेक्षिक गति होती है तो ना उन परतों के ठीक है, पारस्परिक घर्षण के कारण, पारस्परिक घर्षण के कारण, हाँ पारस्परिक, ठीक है, कारण एक बल इनके बीच, उनके बीच संपर्क तल में कह सकते हो, ठीक है, एक अन्योन बल कार्य करने लगता है। अन्योन म्यूचुअल इंटरैक्शन, अन्योन बल कार्य करने लगता है, कार्य करने लगता है जो द्रव की विभिन्न परतों के बीच, विभिन्न परतों के बीच होने वाली सापेक्षिक गति का विरोध करता है, फुल स्टॉप ना। तो इस बल को क्या बोला जाता है? श्यान बल कहा जाता है, ठीक है। तथा किसी द्रव का वह गुण जिसके कारण द्रव में, ठीक है, विभिन्न परतों के बीच होने वाली सापेक्षिक गति, जिसके कारण द्रव विभिन्न परतों के बीच, विभिन्न परतों के बीच होने वाली सापेक्षिक गति का विरोध करता है, सापेक्षिक गति का विरोध करता है,
करता है श्यानता कहलाता है, श्यानता कहलाता है, ठीक है, कहलाता है। तो ये होता है। तो अब जो द्रव जितने पतले दिख रहे हैं उनकी श्यानता उतनी ही कम होती है, ठीक है, जबकि जो जितने गाढ़े हैं उनकी श्यानता उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है, क्योंकि उनके बीच विरोध बहुत ज़्यादा है। पानी को अगर हम बिलो करके छोड़ते हैं तो उसको ठहरने में थोड़ा टाइम लगेगा, जबकि शहद हो उसको आप किसी भी तरीके से बिलो करो, उसको रख दो, तुरंत ही वो आ जाएगा रेस्ट में ना। तो इसी तरीके से जो द्रव जितने गाढ़े होते हैं उनकी श्यानता ज़्यादा होती है, और जो द्रव जितने पतले होते हैं उनकी श्यानता उतनी ही कम होती है, ठीक है। तो श्यानता के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, इसको कर लीजिए, फिर एग्जाम्पल्स लिखवाते हैं। ये फिगर आप बना लीजिएगा ना, हाँ। तो अब इसमें फिगर बना लीजिएगा, 2-3 लेयर्स की बात कर लीजिएगा, जैसे हम A, B, C इन लेयर्स की बात कर रहे हैं। तो लेयर C जो है, यानी कि C वाली जो परत का जो द्रव का वेग है वो क्या करेगा, B के वेग को बढ़ाना चाहेगा ना। क्यों? क्योंकि इसका वेग ज़्यादा है, तो ये सोचेगा अपने साथ वाली B को भी बढ़ा दे क्योंकि ये ज़्यादा है। लेकिन B क्या करेगा, ये इसको रोकना चाहेगा ना, ठीक है, क्योंकि B का कम है, तो ये उसके वेग को कम करना चाहेगा। तो इस तरीके से इनके बीच में जो सापेक्षिक गति हो रही है उसके कारण एक बल उत्पन्न होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल लिखे आप लोग। तो एग्जाम्पल श्यानता के, एग्जाम्पल पहला, जल, पात्र में भरे जल को, पात्र में भरे जल को, पात्र में भरे जल को बिलो कर छोड़ देने पर, बिलो कर छोड़ देने पर, छोड़ देने पर वह थोड़ी देर में, थोड़ी देर में शांत हो जाता है। क्या? हाँ, शांत हो जाता है। तो ये क्या है, श्यानता के कारण ही संभव है। अगर जल में श्यानता का गुण ना होता तो जल कभी भी शांत ना होता, ठीक है, और वो हर समय एक बार आप उसको बिलो कर दिए तो उसमें गति बनी ही रहती, वेग बना ही रहता, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, तो ये पहला एग्जांपल था। पॉइंट नंबर 2, ठीक है, जल में दौड़ना, में दौड़ना क्या होता है ना, हवा में दौड़ने से, हवा में दौड़ने से अधिक मुश्किल होता है, अधिक मुश्किल होता है। क्यों होता है? क्योंकि जल की श्यानता हवा से अधिक होती है। जल की श्यानता हवा से अधिक होती है, अधिक होती है, ठीक है। हवा मतलब हर जगह तो हवा ही हवा है, ज़मीन पे, रोड पे दौड़ रहे हो, हवा में दौड़ रहे हो, पानी के अंदर मतलब नदी में, ठीक है। नदी में दौड़ना हो, या तो अब 1 फीट भी पानी भरा है, 1 भी फीट पानी भरा है तो उसमें दौड़ लोगे? नहीं दौड़ पाओगे, बहुत दिक्कत होगी, ठीक है ना। तो क्योंकि पानी की श्यानता ज़्यादा होती है, बार बार आपके पैर को वो रेजिस्टेंस फोर्स लगाएगा। हवा में कौन सा फोर्स लग रहा है? अगर हवा तेज़ हो तो उस केस में भी आप नहीं दौड़ पाओगे, तब तो दूसरा एक कार्य करने लगेगा, एक तरीके से हवा का जो प्रतिरोध है, ठीक है। लेकिन अगर नॉर्मल हवा है तो उसमें हम हवा की श्यानता की बात करेंगे, ठीक। पॉइंट नंबर 3, तीसरे में आप लोग देखे होंगे कि जो बादल रहते हैं, अब आपसे क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए कि बादल जो दिखते हैं आपको, जो आकाश में बादल दिख रहे होते हैं, तो बादलों की श्यानता अधिक होती है या फिर वायु की श्यानता अधिक होती है? तो कैसे बताओगे आप, किसकी श्यानता अधिक होती है? एयर की श्यानता अधिक होती है, बादल की श्यानता अधिक होती है। तब फिर सोचो कि अगर आपको बादलों में दौड़ना हो, ठीक है, और हवा में दौड़ना हो, तो आप कहाँ ज़्यादा तेज़ दौड़ोगे?
अरे नहीं, मान लो एक कंसिडर करो, एक केस कंसिडर करो कि बादल जैसा यहाँ पे हम बना ले ज़मीन पे, फिर उसमें आपको दौड़ना हो, तो उसमें जाते दौड़ पाओगे कि केवल हवा वाले में? ठीक है, तो कहाँ दौड़ पाओगे? तो कहाँ दौड़ पाओगे? बादल में। ठीक है, क्योंकि बादल की जो श्यानता होती है वो हवा की श्यानता से कम होती है, इसीलिए तो बादल हवा में लटके हुए होते हैं, टंगे हुए होते हैं, ज़मीन पे नीचे नहीं आते। ठीक है, अगर हवा की श्यानता कम हो जाती तो बादलों की श्यानता अधिक हो जाती, तो बादल क्या करते? आ जाते ज़मीन पे ना। तो इसलिए सारे बादल आप देखते हो ना, इतने हल्के हल्के उसमें बादल में कण होते हैं, लेकिन सब हवा में तैरते रहते हैं ना, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते रहते हैं, लेकिन ज़मीन पर नहीं आते। क्यों? क्योंकि उनकी श्यानता हवा की श्यानता से कम होती है। ठीक है, और बादलों में आप देखते हो एरोप्लेन उन कितना आराम से चला जाता है, उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, कुछ दिक्कत उनमें तो हवा से अच्छा आसान है जाना, क्योंकि उनकी श्यानता हवा से कम है। ठीक है, हाँ, तो वहाँ पे इससे भी आराम से जाओगे अगर बादल में जाओगे आप लोग। ठीक है ना। तो क्या तीसरा पॉइंट है, तो वायु की अधिक श्यानता के कारण, लिख दो, वायु की अधिक श्यानता के कारण, अधिक श्यानता के कारण क्या होते हैं? बादल हवा में लटके होते हैं ना, लटके होते हैं। ठीक है, तथा नीचे नहीं आते, नीचे नहीं आते, आएंगे भी तो धीरे धीरे नहीं आते। तो ये सारी चीज़ें हैं ना, श्यानता के सब एग्जाम्पल्स हैं। हाँ, नीचे आएंगे जब उनका नीचे नहीं आते लिखे हैं। ठीक है, जब उनमें वाष्प बढ़ जाता है तो धीरे धीरे जो वाष्प होता है संघनित होकर बारिश होने लगती है। ठीक है, और उसके बाद बादल छट जाते हैं बारिश होने के बाद। बारिश होती है उसी प्रकार से जो ओस पड़ती है वो वैसे होती है। ओस तो वहाँ से नहीं मतलब है, ओस क्या होता है कि वातावरण में मौजूद जो वाष्प है, ठीक है, रात के समय जब टेम्परेचर डाउन होता है तो संघनन की क्रिया होती है। ठीक है, और वो वाष्प क्या होती है? फ्रीज हो जाती है, वही जल की बूंदों में कन्वर्ट हो जाती है। हो गया एग्जाम्पल्स। चलिए नेक्स्ट हेडिंग करिए। वेलोसिटी ग्रेडियंट या वेग प्रवणता ना, किस चिड़िया का नाम है? चलिए, तो होता है क्या कि हम लोग कंसिडर करते हैं कि ये जल की एक स्थिर पृष्ठ है, सबसे नीचे वाली। ठीक है, और इसका नाम हम लोग दे देते हैं XY। और जब जल के स्थिर पृष्ठ से हम लोग ऊपर की ओर जाएंगे तो वेग का, पानी का जो वेग है वो लगातार बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम दो लेयर्स की कंसिडर करते हैं कि दो लेयर्स हैं, जिनमें एक लेयर को हम लोग A कंसिडर कर ले रहे हैं, और इससे थोड़ी आगे जो दूसरी लेयर है वो B कंसिडर कर ले रहे हैं। ये क्या है? पानी की लेयर। ठीक है, तो ये वाली A हो गई और ये वाली B हो गई। इनके स्थिर पृष्ठ से जो दूरी है वो अलग अलग है। हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि ये दूरी Z है, और जो दूसरी दूरी है वो यहाँ से इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? डेल्टा Z। ये सूक्ष्म दूरी है, डेल्टा Z, इस तरीके से। तो इस प्रकार से इस वाले पृष्ठ की यहाँ से दूरी कितनी हुई? Z, और A की X से दूरी या XY से दूरी कितनी हुई? Z, और B की XY से दूरी कितनी हुई? Z प्लस डेल्टा Z। ठीक है, तो यहाँ से टोटल डिस्टेंस कितना है? Z प्लस डेल्टा Z, तो Z प्लस डेल्टा Z, इस प्रकार से। और समझिएगा, अब हम लोग ये भी जानते हैं, ओए विकास, पूरा विश्वास है भाई तुम पे, तुम क्या कर रहे हो? हाँ, इधर देखो। ठीक है, तो जब द्रव की विभिन्न परतों के बीच सापेक्षिक गति होती है तो इसमें जो ऊपरी वाली परत रहेगी उसका वेग ज़्यादा रहेगा, जबकि नीचे वाली परत का कम। अगर हम लोग कंसिडर कर ले कि इसका वेग v है तो ऊपर वाली परत का वेग v प्लस डेल v, कुछ भी सोर्स में वृद्धि रहेगी उसमें, तो इसका वेग क्या होगा? v प्लस डेल v। ठीक है, तो इससे क्या दिख रहा है हमें? तो हमें ये दिख रहा है कि जब हम लोग क्या कर रहे हैं कि वेग की बात कर रहे हैं, वो भी लंबवत पृष्ठ से दूरी ना, इन दोनों के बीच की लंबवत दूरी कितना है? डेल्टा Z। ठीक है, तो द्रव के वेग की दिशा में किसी समय ना लंबवत पृष्ठ से दूरी के सापेक्ष वेग के परिवर्तन को, ध्यान से देखना डेफिनेशन,
ना। तो द्रव के वेग की दिशा में किसी समय लंबवत पृष्ठ के सापेक्ष ना, ये हो गया लंबवत पृष्ठ, या क्या कहते हैं, द्रव के वेग के सापेक्ष ना, जो ये इनका लंबवत पृष्ठ ले लो, ये v हो गया, ये v प्लस डेल वी हो गया, ठीक है। तो इनके बीच जो वेग डिफरेंस आएगा, वेग में अंतर आएगा, वो कितना आ जाएगा, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, यानी v प्लस डेल वी और माइनस प्रारंभिक वेग क्या था v, विच इज इक्वल टू डेल्टा v, ये आ जाएगा डेल्टा v। तो इस तरीके से वेग प्रवणता को हम डिफाइन करेंगे यहाँ पे। तो इससे पहले ये समझ लेते हैं हम लोग कि जब हम लोग, जैसे कि सपोज करो आपकी ये लेयर है इस प्रकार से, ये ऊपर वाली लेयर हो गई और ये नीचे वाली लेयर। तो जब हम ऊपर वाली लेयर पे फोर्स इधर की ओर लगाएंगे तो इसका वेग बढ़ेगा, जबकि इसका वेग अपोजिट डायरेक्शन में घटेगा, ठीक है ना, क्योंकि सापेक्षिक गति होती है। तो इस प्रकार से होता है। तो ये इधर की ओर ना, लिखिए इसमें डिफरेंशन हम लोग लिख लेते हैं थोड़ा सा। तो इसमें जो चीज़ें बनाई गई है उसको भी हम लोग कंसिडर करना पड़ेगा। तो पहले हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, माना किसी समय ना, या एक्स वाई लिखते जाइए आप लोग, माना एक्स वाई जल की एक स्थिर पृष्ठ है, स्थिर पृष्ठ है, ठीक है। माना इस स्थिर पृष्ठ से लंबवत कुछ दूरी पर जल की दो पृष्ठें ए व बी है, ठीक है। उसके बाद माना इन पृष्ठों की स्थिर पृष्ठ से दूरियां, स्थिर पृष्ठ से दूरियां क्रमशः कितना है, z तथा z प्लस डेल्टा z है, तब और ठीक है, z प्लस डेल्टा z है, तब माना, ठीक है, पृष्ठ A का वेग v व पृष्ठ B का वेग v प्लस डेल्टा v है। अतः ना दूरी के सापेक्ष वेग परिवर्तन को किसी समय द्रव के विभिन्न परतों के बीच लंबवत दूरी के सापेक्ष वेग के परिवर्तन को, ठीक है, देखिएगा। अतः किसी समय वेग की दिशा के लंबवत दूरी के सापेक्ष वेग की दिशा के लंबवत दूरी के सापेक्ष वेग परिवर्तन को वेग प्रवणता कहते हैं, ठीक है। यहाँ से लिखिएगा, किसी समय वेग की दिशा के लंबवत दूरी के सापेक्ष वेग परिवर्तन के, ठीक है, को वेग प्रवणता कहते हैं। तो अतः वेग प्रवणता क्या हो जाएगा, वेग प्रवणता वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, बराबर वेग में परिवर्तन डिवाइडेड बाय
दो परतों के बीच की लंबवत दूरी, दो परतों के बीच की लंबवत दूरी, ध्यान दीजिए, ठीक है। तो वेग में परिवर्तन कितना आ जाएगा दोनों परतों के, तो डेल्टा वी, लास्ट वाले का v प्लस डेल वी था, दूसरे का v, तो परिवर्तन कितना है डेल्टा वी। तो इस तरीके से आपका जो वेग परिवर्तन आया, वेलोसिटी ग्रेडियंट, कहाँ तक आ रहा है, परतों ही तो लिखे होंगे, क्या लिखे हैं, ठीक है, भावनाओं को समझा कीजिए, हाँ ठीक है। तो दो परतों के बीच जो लंबवत दूरी है, तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, अतः वेग प्रवणता क्या हो जाएगा बराबर, तो वेग में परिवर्तन दोनों परतों के कितना है डेल्टा वी, या इस तरीके से लिख दीजिए अंतिम, यानी v प्लस डेल वी और माइनस v डिवाइडेड बाई लंबवत दूरी, इन दोनों परतों के बीच की लंबवत दूरी कितनी है डेल्टा z, ठीक है, डिवाइडेड डेल्टा z। तो इस तरीके से v से v कैंसिल आउट, तो वेग प्रवणता, इसका कोई नोटेशन नहीं है, वेग प्रवणता बराबर डेल v अपान डेल z, नोट डाउन। मात्र क्या हो जाएगा, जल्दी कीजिए, बताते हैं, रब कर दें ऊपर, हाँ सेकंड -1 पर सेकंड ना, पर सेकंड ही तो बोला जाएगा सेकंड -1 ठीक है। देखो तो इसका हम लोग यूनिट देख लेते हैं, मात्रक, तो मात्रक क्या आ जाएगा, तो मात्रक आ जाएगा वेग प्रवणता बराबर क्या हो जाएगा, वेग का मात्रक बटे दूरी का मात्रक, तो वेग का मात्रक डिवाइडेड बाय दूरी का मात्रक, कितना आ जाएगा, तो इस तरीके से, तो वेग का प्रवणता ना, वेग प्रवणता बराबर वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड डिवाइडेड बाय दूरी का मात्रक मीटर, तो मीटर से मीटर कैंसिल आउट, तो क्या बचा प्रति सेकंड, इसे प्रति सेकंड बोला जाता है ना, या सेकंड -1 से बोलेंगे क्या, यहाँ पर लिख देना प्रति सेकंड या सेकंड -1, ये आ गया वेग प्रवणता का मात्रक, क्या आ जाएगा सेकंड -1 या प्रति सेकंड, और इसकी बीमा क्या आ जाएगी t-1, विकास बताया नहीं भाई, बीमा क्या आएगी t-1, फ्लेवर नहीं मार्कर भी गायब है, कलर का मार्कर है ये बता, हाँ कलर नहीं बताया, श्यानता गुणांक, श्यानता गुणांक, चुप रहो, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ना, श्यानता गुणांक, ये किस चिड़िया का नाम है, ये भी पता चल जाएगा, ठीक है। देखिए होता क्या है कि द्रव की विभिन्न परतों के बीच, विभिन्न परतों के बीच कार्य करने वाला श्यान बल, कौन सा बल, श्यान बल पहला किसके अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है, पृष्ठ के क्षेत्रफल के
क्षेत्रफल हाँ के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती। ठीक है, यानी कि पृष्ठ का क्षेत्रफल जितना ज़्यादा होता है उस पर श्यान बल उतना ही ज़्यादा लगेगा। दूसरा जो श्यान बल होता है ना, क्या होता है वो 2 मिनट वेग प्रवणता। ठीक है ना, तो वेग प्रवणता या द्रव की विभिन्न परतों के बीच, द्रव की विभिन्न परतों के बीच, विभिन्न परतों के बीच वेग प्रवणता के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, होता है। हाँ, अर्थात अगर इसमें क्लास में भी आप ऐसा बोले थे ना, उसमें आया था। अर्थात एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, पहले में क्या था क्षेत्रफल ए, दूसरा एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल वी अपान डेल एक्स, डेल वी अपान डेल एक्स वेग प्रवणता। जब दोनों को कंबाइन करेंगे ना, तो कंबाइनिंग दिस टू, इन दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए इंटू डी वी अपान डी एक्स या डेल वी अपान डेल एक्स, डेल वी अपान डेल एक्स। तो जब प्रोपोर्शनलिटी हटती है तो कोई कांस्टेंट आता है। यहाँ पे जो कांस्टेंट आता है वो क्या आता है, ईटा इंटू प्लस माइनस ईटा इंटू ए डेल वी अपान डेल एक्स। हाँ, प्लस माइनस क्यों, ठीक है ना। तो इसको लिख दीजिएगा, जहाँ ईटा एक नियतांक है जिसे, ठीक है, द्रव का श्यानता गुणांक कहते हैं, ठीक है। और प्लस माइनस चिन्ह द्रव की विभिन्न परतों के बीच होने वाली सापेक्षिक गति को बताता है, सापेक्षिक गति को बताता है। ठीक है, प्लस माइनस का क्या मतलब, प्लस माइनस ये बताता है कि एक परत अगर इधर की ओर वेग बढ़ेगा तो दूसरे का वेग अपोजिट डायरेक्शन में, तो प्लस माइनस। ठीक है, नोट कर लो।